हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनसॉल्व पेपर है जो फिजिक्स से भौतिक विज्ञान का है, सेट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग देखिए 7460012763 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके 2020 से 2025 तक के सोल्यूशन ले सकते हैं। और बायोलॉजी का 2022 से 25 तक, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के 2020 से 25 तक सिर्फ कितने में, 200 रुपये में। तीनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और अगर मैथ का चाहिए, बायोलॉजी का नहीं चाहिए तो मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 तक हो चुका था सेट 2 में। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हम लोग को करना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्य विधि लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। 5 का क देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्य विधि लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहिए या फिर डायनेमो कहिए। ठीक ना, डायनेमो अगर पूछेगा तब भी आपको यही देना है, और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पूछेगा तब यही देना है। ठीक है, यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्या हो, यह एक प्रकार का साधन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का साधन होता है, उपकरण होता है जो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका सिद्धांत देखिए, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको फिगर भी बना लेना है, जैसे जैसे हम बनाए हैं यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये चुंबक लगा हुआ है, ये चुंबक का ये एन है और ये एस, यानी कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ए बी सी डी इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, जैसे जैसे बना है उसी प्रकार से आप एकदम बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम देखिए संरचना। देखिए संरचना, डायनेमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव यन व यस हैं, यानी कि जो हम अभी दिखाएं यहाँ पर ये चुंबक है। चुंबक में कौन कौन से ध्रुव हैं, यन है यानी कि नॉर्थ वाला उत्तरी ध्रुव, और एस जो है आपका साउथ वाला यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, दूसरा है आर्मेचर देखिए, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको बता दें, यह क्या है, एक आयताकार है। ठीक ना, ये देखिए आयताकार है, ये आयताकार है कुंडली जिसको ABCD कहा गया है। ये किससे बनी होती है, तांबे को क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक ना, ये तांबा है, ये तांबा का क्रोड है, इसी पर इसको लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, सर्पी, यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट है सर्पी वलय कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। क्या है, कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुंडली है, कुंडली के यहाँ पर एक सिरा यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों सिरे पर क्या होते हैं, अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं सर्पी वलय। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रुश आप कहता है, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी होती है, बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें हम लोग ब्रुश कहते हैं। ठीक ना, ये क्या करता है, ये इसके एकदम इसी के ऊपर यहाँ पर देखिए है, इसको हम लोग ब्रुश कहते हैं। ठीक ना, इसके ऊपर जो है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम लोग ब्रुश कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो कार्य विधि देखिए, कार्य विधि, जब कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में
रख कर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना। इसमें कहा गया है कि जो कुंडली ABCD है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक ना। और चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो जो कुंडली होती है ना, उस कुंडली से जो गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती हैं उनकी संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या तो कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है ना। तो उसी के कारण एक कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और उसी से बिजली का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब उसका उपयोग करते हैं लाइट जलाने में। ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, कह रहा है कि एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। ठीक है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए कि F इक्वल टू एम एक्स अपान में m+1 का होल स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, F इक्वल टू एम एक्स अपान में m+1 का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। दिया है यहाँ पर क्या दिया है, देखिए कह रहा कि F फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु था एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका V प्लस U इक्वल टू एक्स, यानी कि U आपका वस्तु हो गया, V आपकी बीच की दूरी हो गई, X जो आपका यहाँ पर इसमें दिया ही है। ठीक ना। बीच की दूरी जो है X है, तो F इक्वल टू कितना है, F क्या X है, तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू जब यहाँ से निकालेंगे तो जो U है इधर जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा X माइनस U, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब यही इसी प्रकार से हम लोग M का जो फार्मूला होता है उससे निकाल लेते हैं। M इक्वल टू V अपान U होता है, तो M इक्वल टू V अपान U से हम लोग V का मान निकालेंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू U, क्योंकि ये U जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा M इंटू U। ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से कहने का मतलब ये है कि समीकरण आपका V इक्वल टू एक्स माइनस यू है। ठीक। अब V का मान इतना आया तो V की जगह पर यहीं पर रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहीं पर हम लोग रखेंगे, चूंकि M इक्वल टू V अपान U और यहाँ पर क्या x माइनस यू अपान में U हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर जब लोग यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए अगर रखेंगे, तब भी अगर हम लोग V का मान रख देते हैं x माइनस यू इसके जगह पर, तो ये हो जाएगा x माइनस यू हो जाएगा, बटे में u हो जाएगा। ठीक है। अब ये u किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू यू, एम यू इक्वल टू एक्स माइनस यू। अब ये एम यू प्लस यू इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो u मॉड में m, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो u है ये कॉमन लिया गया है, जब u को कॉमन लेंगे तो m+1 बचेगा, तो x इक्वल टू यू कोष्टक में m+1, तो u इक्वल टू हो जाएगा x अपान में m+1। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखते हैं। ठीक है। वस्तु की दूरी किस में लिखते हैं, हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो u इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, x अपान में m+1 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस एक्स अपान में m+1 हो गया। इतना हुआ। आगे चलते हैं, देख लीजिए नहीं दिख रहा है क्या, आगे यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लेंस के सूत्र से चलेंगे, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/mu, इसका मान हो जाएगा mu माइनस में 1/माइनस x, u का मान रखेंगे 1 माइनस x अपान में m+1, इतना मान आया था अंत में, u इक्वल टू आया था ना, तो वही मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर हम बताने के लिए कहे थे कि यहाँ पर जो एक u होगा जो वस्तु होगी माइनस में होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब नहीं लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/m इंटू में ये क्या कर देगा, गुणा कर देगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का मान यहाँ पर भी रखेंगे,
तो u यहाँ पर है तो u का मान यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, अभी बताया आपको। तो यहाँ पर x अपान में m प्लस में 1 हो जाएगा, और ये बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 अपान x अपान में m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इतना हुआ। आगे देखिए यहाँ पर जब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे गुणा, यहाँ पर ये जो नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, और ये भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस 1 अपान में mx प्लस में m प्लस 1 क्वेश्चन, और ये बटे में x हो जाएगा। अब देखिए आगे 1 अपान f इक्वल टू m प्लस 1 अपान में x, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब देखिए इसमें से ये कॉमन आएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 1 प्लस m प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और नीचे x आएगा तो m बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन लेंगे m प्लस 1 और x कॉमन लेंगे तो पूरा बाहर चला जाएगा, देखिए पूरा बाहर आ गया है तो 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई ऐसे करके लिख सकते हैं, m प्लस m का गुणा 1 में करेंगे तो m और 1 प्लस m अपान में पूरे के अपान में m हो जाएगा, ठीक है। या हर लस लेकर लिखिए, चाहे वैसे लिखिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान f इक्वल टू m प्लस 1 और अपान में x, और ये m प्लस m, ये आपको अभी बताया था कैसे आया है, m प्लस m अपान में m, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसका हर एक मानेंगे, यहाँ पर हर एक मानेंगे, जब लस लेंगे तो m आएगा, m से m में भाग देंगे तो एक बार में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ से एक बार में इसमें भाग देंगे तो m बार, m से इसमें गुणा कर देंगे तो m आ जाएगा, तो 1 प्लस m आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 प्लस m और m प्लस 1 बात एक ही है, ठीक है। अब 1 प्लस m लिखिए चाहे m प्लस 1 लिखिए, इसको आप इधर कर सकते हैं, ठीक नहीं, यानी कि 1 प्लस m भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस m गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये m और x गुणा करेगा तो mx हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपान f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस m का होल स्क्वायर अपान में mx। अब जब f इक्वल टू निकालेंगे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नीचे आएगा, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो mx बटे में 1 प्लस m का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रूव करना था ना, ये देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। f इक्वल टू mx अपान में 1 प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है, प्रूव हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। किसी विधि का वर्णन करना है, तो यहाँ पर देखिए ध्रुवण ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ध्रुवण क्या है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश तरंगों के कंपन एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं, जबकि पहले वे सभी दिशाओं में यादृच्छिक रूप से कंपन कर रहे थे। जैसे ध्रुवण क्या है, जैसे ध्रुवण है, जैसे यह जो एक ऐसी घटना होती है ना, इसमें जो प्रकाश होती है वो भी तरंगों के कंपन जैसे तरंग होती है, उसी प्रकार से ये प्रकाश भी कंपन करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग राड के पास जाएंगे तो जब ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं तो एकदम झिलमिलाता है, जैसे बुझाता है कि कंपन कर रहा है, ठीक है, मतलब अजीब लगता है। एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं, जबकि पहले वे सभी दिशाओं में यादृच्छिक रूप से कंपन कर रहे थे। ये पहले से भी उस दिशा में कंपन कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको एकदम कंफर्म हो जाता है कि ऐसे ऐसे झिलमिला रहा है कुछ, ठीक है, तो वहां पर भी तरंग होती है। यहाँ पर देखिए परावर्तन के कारण ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि, जब साधारण इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल में, कांच आदि पृष्ठ से परावर्तित होता है तो परावर्तित प्रकाश सामान्यतः आंशिक ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। ब्रूस्टर ने बताया कि अध्रुवित प्रकाश किसी विशेष आपतन कोण पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर आपतित होता है, तो पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, जिसके विद्युत सदिश के कंपन आयतन
आपतन तल के, जिसके विद्युत सदिश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, ठीक है। इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेना आपको, ऐसे आपको इसको बना लेना है। जैसे यहाँ पर किरण आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुवित हो रही है, यानी कि ये चारों तरफ से ऐसे चारों तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आ रही है, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश, ये समतल मान लीजिए कोई रखा गया है, तो यहाँ से क्या हो रही है, डायरेक्ट यहाँ पर टकरा करके ऐसे चली जा रही है, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। और यहाँ से जब वायु में से, अब ये कांच माध्यम में आ गया, कांच के माध्यम में आ रहा है, ठीक है। तो ये आईपी और ये आईपी, मतलब इसको आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से, जैसे बना है। और इस परिभाषा को देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का ग है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर घुमाने के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव को छोटे से कोण डी थीटा घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो डब्ल्यू है, जो कार्य बराबर होता है, जो कार्य करना पड़ा है इसको, तो बल गुणे आपका विस्थापन होता है, तो उसी से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू यानी कि कार्य, तब कार्य बराबर क्या होगा, ताऊ गुणे में डी थीटा। ताऊ के आपका बल आघूर्ण है, डी थीटा आपका विस्थापन है, ठीक है। तो ये विस्थापन है, ये ताऊ है, यानी कि डब्ल्यू बराबर जैसे एफ मतलब बल गुणे होता है ना विस्थापन, उसी प्रकार से डी डब्ल्यू मान लीजिए, डी डब्ल्यू बराबर ताऊ यानी कि बल आघूर्ण गुणे डी थीटा यानी कि विस्थापन, ठीक है। चूंकि ताऊ बराबर होता है आपका पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है, किसके बराबर, ताऊ बराबर। तो यहाँ पर अब ताऊ की जगह पर ये मान रख देंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा या इंटू में डी थीटा। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम लोग लेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या, 0 डिग्री से थीटा डिग्री, यानी कि 0 से लेकर थीटा डिग्री तक घुमाना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू थीटा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट 0 टू थीटा करेंगे। अब पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, जो पी ई है आपका एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई और 0 टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट 0 टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा बचा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो साइन थीटा का जो समाकलन जब करते हैं, तो साइन थीटा का क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से थीटा यानी कि 0 डिग्री से थीटा डिग्री, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस। आप देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, एक बार कॉस थीटा की जगह पर थीटा रखेंगे, एक बार कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, फिर उसके बाद माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर जो कॉस 0 अंश का मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस फिर एक बार अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, गुणा करता है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 को आगे कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही आपको क्या करना था, सूत्र प्राप्त करना था, सूत्र प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अथवा वाले पर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का घ है, लेकिन ये अथवा वाला है, ठीक है। इसमें अथवा करके पूछता है एक क्वेश्चन, तो हम देखिए अथवा मथवा जो भी हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम मतलब आसान हो जाए, ठीक है। अनसॉल्व पेपर एकदम आसान हो जाए, चुटकियों में हल कर दो। तो यहाँ पर देखिए अथवा वाला,
हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5×10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2×10⁻6 मीटर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साथ में पढ़ दें इसको। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आप देखेंगे इसमें दिया क्या है। आर बराबर कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर 5×10⁻11 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर का मान दे दिया यहाँ पर 5×10⁻11 मीटर। भी का मान दिया यहाँ पर क्या है 2.2×10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका मान होता है, यानी कि वेग होता है। ठीक ना, तो v का मान दे दिया आपका 2.2×10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखिए क्या है, सेकेंड चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि I का मान आपको निकालना है, वैद्युत धारा निकालना है, I निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला ये होता है I = Q/T। I = क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है V = DT, V = D/T। ये किसका फार्मूला है पता होगा आपको, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये दूरी जो d होता है और t जो होता है 2πr/v। जैसे यहाँ पर d जो है यहाँ पर दिया है 2π, यानी कि 2πr, ये व्यास कर लीजिए इसका। ठीक है, व्यास दिया है 2πr, और यहाँ पर t = 2πr, यानी कि d का मान रखेंगे, t का मान रखेंगे तो यहाँ पर t यहाँ पर लेकर जाएंगे तो v यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 2πr/v हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए t = क्या आ गया, t = 2πr/v आ गया। अब v को यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे t की जगह पर सबका, तो I = Q/2πr/v। इसका मान t का मान इतना रख दिए यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो जाएगा Q × V/2πr। ठीक है, यहाँ पर आप मान रखेंगे सबका I का मान निकालने के लिए, तब I का मान आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I = Q का मान, Q का मान कहाँ से लेंगे हम, Q का मान तो दिया नहीं है, Q का मान हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आवेश के रूप में, तो 1.6 यानी कि 1.6×10⁻−19 होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर, तो यहीं पर उसका मान रखेंगे। और v का मान दिया है 2.2×10⁻6, और यहाँ पर बटे में करेंगे तो 2πr, यानी कि 2 × का मान 22/7 रख दीजिए, गुणे में 5×10⁻−11, ये आपका r का मान रख दीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है सिवाय हल करना है। देखिए इसको पहले हल कर 1.6×10⁻−11 इसको बांट दीजिए, क्योंकि ये काटने में आसान हो जाएगा। 10⁻−11 बचा कितना, 10⁻−8, अलग अलग कर दिए 2.2, और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 1 दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव हो गया, यानी कि 100 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव दोनों हट जाएगा, 100 से नीचे भी गुणा कर दीजिए। अब 10⁻−11 से 10⁻−11 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 22 हो गया, तो 22 से 22 खत्म हो गया, ये आपका 16 हो गया, तो 2 8 16 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, 8 7 56, तो ये हो गया 56 × 10⁻8, और यहाँ पर आपका गुणे, यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका मान लीजिए 1 10 यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर 10⁻5 बचेगा, तो 10⁻5, और यहाँ 10⁻2 ये ऊपर जाएगा, जो यहाँ पर है ना 10, ये 100 है ना, 100 का मतलब होता है 10⁻2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2। यहाँ पर जो 5 बचा था इसके लिए यहाँ पर 10 बनाए हैं, तो 5 दुना के ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 पर हो गया। अब I = आपका हो जाएगा 112, यानी कि 56 दुना के 112। ठीक है, 112 × 10⁻−10, यानी कि माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा तो जाएगा 10⁻−10, और ये गुणे 5 हो जाएगा, 10⁻5। ठीक है, अब यहाँ पर ये घट जाएगा, यानी कि ये माइनस है प्लस है, तो ये 5 हो जाएगा घट के, 112 × 10⁻−5। फिर यहाँ पर 2 अंक दशमलव यहाँ घुसकाना है, तो यहाँ पर 2 से माइनस फिर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो 1.12 × 10⁻3 एम्पियर है। अब इसको मीटर में करना है, तो ये जो -3 ये भी चला जाएगा मीटर में करेंगे तो यहाँ पर I = आ जाएगा 1.12
गुणे में मीटर इंटू सेकेंड, ठीक ना। तो यही आपका आंसर है। आंसर पेपर में भी यही दिया है और यहाँ पर भी यही दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें का प्रश्न नंबर 5 का अंगा है। कह रहा है कि किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधित नियम लिखिए। धारा एवं वोल्टेज संबंधित नियम लिखना है। कह रहा है प्रथम नियम यानी संधि अथवा धारा का नियम है। जो प्रथम नियम है ये आपका संधि अथवा धारा का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें एकदम ये मतलब एकदम सिंपल है कि जो संधि होती है यहाँ पर, जो इसमें जो परिपथ होता है उसी में जो मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं उनकी जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संधि, यहाँ पर देखिए सिग्मा आई इक्वल टू 0। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि ये सिग्मा यानी कि ये सम है, सम का चिन्ह है कि यहाँ पर धाराएं मिल रही हैं और इनका जो बीजगणितीय योग होता है ये क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक संधि यहाँ पर दी गई है जिसमें हर दिशा से धारा आ रही है जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये धारा किधर जा रही है, संधि से दूर जा रही है। इधर देखिए संधि की तरफ आ रही है यानी कि यहीं पर इनका मिलन हो रहा है। तो मिलन जहाँ होता है उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर ये धारा इधर की आ रही है संधि की ओर, और ये धारा संधि से दूर जा रही है, और ये धारा भी संधि से दूर जा रही है। ये भी धारा संधि की ओर आ रही है, ये धारा संधि से दूर जा रही है, ठीक है। तो जो संधि की तरफ आएंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो संधि से दूर जाएंगी वो निगेटिव होंगी। तो यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 यानी कि जो I1 है संधि की ओर जा रही तो प्लस में, और I2 भी जो संधि की ओर जा रही तो ये भी प्लस में। फिर यहाँ पर जो I3 है ये संधि से दूर जा रही तो माइनस I3, फिर I4 भी दूर जा रही तो माइनस I4, और माइनस I5 ये भी दूर जा रही इक्वल टू 0। अब जो माइनस वाला है इसको इधर कर लीजिए। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम था, ठीक ना। यानी कि इसको संधि का नियम बोलते हैं, धारा का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है, कह रहा है कि वोल्टता तथा इसको बोलते हैं पास का नियम, ठीक ना। वोल्टता का नियम, पास का नियम, या इसको द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम से भी जानते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कह रहा है कि अगर कोई परिपथ है उसमें जो बंद पास होते हैं उसमें जो खंड होते हैं उसमें जो बहने वाली धारा होती है ना, उसमें प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है पास में वह वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सम IR इक्वल टू सम E, ठीक ना। यानी कि जो IR है ये E के विद्युत वाहक बल के बराबर है। यानी कि जो धारा है और जो प्रतिरोध है दोनों का जो है गुणनफल, ठीक है। ये धारा हो गई और गुणे में R है तो दोनों का गुणनफल इक्वल टू I यानी E, ठीक है, विद्युत वाहक बल। इस नियम के अनुसार बंदपास 1 के लिए, यानी कि ये जो बंदपास 1 है इसके लिए I1 इंटू R1, तो यहाँ पर I1 दिया गया है, I1 और इंटू R1 माइनस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि ये इससे दूर जा रही, इसमें दूर पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा I2 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 ये है और E2 आपका ये है, ठीक है, E1 माइनस E2। तथा बंद पास 2 के लिए जो I2 इंटू R2 होगा। तो यहाँ पर I2 देखिए ये I2 है इंटू R2, ठीक है। प्लस लगाएंगे तो इसमें जो धारा बढ़ रही तो I1 प्लस I2 बढ़ रही, यानी कि I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही, तो I1 प्लस I2 लेंगे। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 और ये जो है R3, ठीक है, इंटू में R3। अब ये किसके बराबर है, तो इसमें जो आपका विद्युत वाहक बल इसमें लगा है E2,
तो ये इसके बराबर है E2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया किरचॉफ के नियम तक प्रश्न नंबर 5 के अंगा तक हम लोग ये क्वेश्चन मतलब ये सेट करा चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो नहीं मिलती है तो वीडियो के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सभी की। ठीक है, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का 2020 से लगाए 2025 तक 6 साल का सोल्यूशन मिलेगा, बायोलॉजी का 22, 23, 24, 25 मिलेगा, मैथ का 23, 24, 25 मिलेगा, इंग्लिश का 24, 25 मिलेगा। ठीक है, तो सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। ठीक है, कितने में? 200 रुपये में। देखिए यहाँ पर मैं 200 रुपये इसलिए लगाया हूँ कि आपके जो कोचिंग संस्था वाले हैं, स्कूल वाले हैं, वो 400-500 फीस लेते हैं, लेकिन ये अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन नहीं कराते हैं। आप लोग सिर्फ 200 रुपये में सोच लीजिए 6 साल का सोल्यूशन पा जाएंगे। ठीक है, 6 साल का अगर आप लोग बढ़िया से भी और 3 साल का सोल्यूशन कर लेते हैं बढ़िया से, दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ अनसॉल्व पेपर का हल कर लोगे 2 साल 3 साल का, तो आपका 80 प्लस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, 80% प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।